हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस। ओके, जैसा कि आप जानते हैं इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट पॉलीगन्स। हमने किसके बारे में पढ़ा था? पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स की मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी आपको कि पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल, डायगोनल्स एंड ऑल वी डिस्कस। और उसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में ट्राइंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। ठीक है, आज हम जो ट्राइंगल्स में ही एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके थे, लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने पॉलीगन्स पे कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। आज कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज। क्या बोला मैंने? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होती है। जैसे सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनकी शेप एंड साइज बोथ आर सेम। जैसे एक सर्कल लिया मैंने, सपोज ये मेरा सर्कल है, इट्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगेन एक सर्कल लिया मैंने, इसकी रेडियस है बेटा, हाँ, इसकी भी रेडियस आप ऐसा करिए 3 मान लीजिए, इसकी भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और एक और सर्कल लेते हैं हम जिसकी रेडियस इज समवॉट ग्रेटर देन 3, लेट अस टेक 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से हैं। मैंने बोला शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम। अच्छा, क्या ये सर्कुलर इन शेप है? ये भी सर्कुलर इन शेप है और ये भी सर्कुलर इन शेप है। तीनों की शेप सेम है, बट क्या साइज सेम है क्या तीनों की? नहीं, इन दोनों की साइज सेम है बट इसकी साइज लाइक इट्स नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दोनों फिगर्स हैं, ये मेरे क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। दे आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि इनकी शेप भी सेम है, सर्कुलर है, और साइज भी सेम है बिकॉज दोनों की रेडियस कितनी है? 3। यहां पे देखो, इसकी रेडियस तो 5 है और इसकी रेडियस 3 है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों की भी बात करूं तो ये भी नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जिनकी शेप एंड साइज सेम होती है। ट्राइंगल्स में भी ले लो, ये ट्राइंगल है 3, 4, 5 सेंटीमीटर का, ये भी एक ट्राइंगल है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का। दोनों ट्राइंगल है, दोनों की शेप सेम है बिल्कुल। क्या साइज भी सेम है? यस, यू कैन सी दैट दिस 3 साइड इज देयर हियर ऑल्सो, 4 इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो, 5 इज प्रेजेंट हियर एंड हियर ऑल्सो। तो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में ऐसा भी बोल सकता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज which can be superimposed on each other so as to cover exactly। मतलब दोनों को मैं अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो क्या वो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कवर करेंगे? जी हाँ। तो देखो, ये दोनों को मैं अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं तो क्या ये परफेक्टली कवर करने वाले हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप इन दोनों को रखोगे, 5 को रखोगे 3 के ऊपर, 3 को तो एग्जैक्टली 3 को ये बेसिकली कवर तो कर रहा है, पर क्या एग्जैक्टली कवर कर रहा है? नहीं, ये थोड़ा बाहर निकल रहा होगा क्योंकि इसकी रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो, दोनों क्या है? ग्रेटर है। तो इसको कवर तो कर रहा है बट एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहा, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज विच हैव सेम शेप एंड साइज, और हम कह सकते हैं कि दे आर द वन विच कैन बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर सो एज टू कवर एग्जैक्टली। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने देख लिया है। अब बात करते हैं
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे? ट्राइंगल्स विथ सेम साइज एंड शेप। जाहिर सी बात है, शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं दे कैन कवर ईच अदर परफेक्टली। दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं? परफेक्टली कवर कर सकते हैं। जैसे हम एक इरेजर का बॉक्स लेके आते हैं, क्या करते हैं बच्चों? एक इरेजर का बॉक्स लेते आते हैं, उसमें मल्टीपल इरेजर्स होते हैं, बट आप देख सकते हैं कि हर एक इरेजर की शेप एंड साइज दोनों क्या होती है बच्चों? सेम होती है। हर एक इरेजर की शेप एंड साइज क्या होती है? सेम होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं वो इरेजर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है? यस, वी कैन से दैट। अच्छा, अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ट्राइंगल्स की। अगर सपोज ये मेरे कोई दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, दे आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एंगल सपोज इसके इक्वल है। अब देखो मैंने बोला, क्या बोला बेटा? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर या फिर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कवर करेंगे? जी बिल्कुल परफेक्टली कवर करेंगे। तो क्या ऐसा होगा कि इस ट्राइंगल की एक साइड इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के इक्वल होगी, इस ट्राइंगल की कोई दूसरी साइड इस ट्राइंगल के दूसरी साइड के इक्वल होगी, और इस ट्राइंगल की थर्ड साइड इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगी। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल का एक एंगल इसके दूसरे एंगल के इक्वल होगा, और इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल इस ट्राइंगल के तीसरे एंगल के इक्वल होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी, और इस ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल्स के इक्वल होंगे? तो मतलब टोटल कितने डेटा इक्वल होंगे बच्चों? 6 डेटा। अगर आपसे बोला जाए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि पहले वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग क्या बोला मैंने? वर्ड। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके रेस्पेक्ट में। मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है? अब दूसरी बात आती है ऑर्डर लिखने की। देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ है, तो इसका मतलब होता है, देखो अगर मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते फिर कि सर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ भी लिख दूंगा मैं, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई भी लिख सकता हूँ क्या? तीनों सर सेम ही तो है। नहीं, दे आर नॉट सेम। क्यों नहीं है? देख लीजिए, अगर मैंने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी डी एफ कॉन्ग्रुएंट लिखा, इसका मतलब इसका फर्स्ट वर्टेक्स ए किसके इक्वल होना चाहिए? डी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। मिडल में एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? ई। सी लास्ट, तो इसके लास्ट क्या है? एफ। क्या सी एफ की इक्वल है? बिल्कुल है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। मेरा ऑर्डर क्या होता है बच्चों? मैटर करता है। उसी के साथ आप देखिए फर्स्ट टू क्या है? ए बी। यहाँ पे फर्स्ट टू क्या है? डी ई। क्या ए बी डी ई के इक्वल है? यस। लास्ट टू क्या है? बी सी। यहाँ पे लास्ट टू क्या है? ई सी ई एफ। क्या बी सी ई एफ के इक्वल है? बिल्कुल है। सिमिलरली फर्स्ट एंड लास्ट ए सी क्या डी एफ के इक्वल है? यस, दे आर इक्वल। तो अगर मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है।
तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 6 डेटा इक्वल होंगे। तो अगर आपको प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है तो आपको कितने डेटा की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? 6। 3 तो एंगल और 3 साइड। बट हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम इन 6 डेटा की बजाय इफ वी सेलेक्ट 3 डेटा परफेक्टली देन वी कैन कमेंट ऑन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हम इन 6 में से 3 डेटा को सुटेबली सेलेक्ट करें तो भी हम कमेंट कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर फिर हमने प्रूव कर दिया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा 3 डेटा से आपने क्या प्रूव कर दिया कि वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों बाकी के 3 डेटा ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल कितने डेटा इक्वल होते हैं? 6। आपने 3 की हेल्प से तो प्रूव कर दिया कि सर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ठीक है कॉन्ग्रुएंट तो होंगे। और इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि बचे हुए जो 3 डेटा हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे वो भी इक्वल होंगे। इसको तो अब हम क्या करते हैं? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखने वाले हैं। इसको आप देखिए, तो कुछ सफिशिएंट कंडीशंस देखने वाले हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के लिए। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो एक एक करके कुछ कंडीशंस, मैंने बोला था हम 3 डेटा को सेलेक्टिवली चूज करेंगे तो हम कमेंट कर सकते हैं उसकी कॉन्ग्रुएंसी पे। फर्स्ट हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बच्चों SAS। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम? SAS। इट मीन्स दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। स्टेटमेंट क्या होती है? इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, बेटा दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल, इफ 2 sides and included angle of one triangle are equal to the corresponding 2 sides and included angle of another triangle, then the triangles will be congruent। क्या बच्चों? दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल किसी ट्राइंगल का इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे सपोज ये कोई दो ट्राइंगल हैं, ये मेरा सपोज ABC DEF। सपोज ये वाली साइड AB साइड इज इक्वल टू DF। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F एंड आप बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल F भी नहीं बोलेंगे तो आप चाहो तो एंगल D बोल सकते हो, और BC इक्वल टू D। क्या बेटा? AB इक्वल टू DF है, एंगल B इक्वल टू एंगल D है और BC इक्वल टू DE है सपोज। तो आप बोल सकते हैं, देखो क्या बोला था? दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? ट्राइंगल, आपको बेटा जब बोलेंगे आप तो इसको प्रॉपरली बोलना पड़ेगा। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो आपको देखना है AB साइड्स किस, अब मैंने बोला था ऑर्डर हमारा मैटर करता है, ऑर्डर हमारा मैटर करता है। तो इस ट्राइंगल की AB साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड की इक्वल है? DF।
तो अगर फर्स्ट टू ए बी हैं तो फर्स्ट टू क्या होंगे बेटा, डी एफ। डी एफ बोलो या एफ डी बोलो, बात सेम ही है। अभी हम देखेंगे कौन सा सही है। इस सबसे पहले आपको देखना है एंगल पे। इस ट्रायंगल का अगर एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है, तो अगर यहाँ पे मिडिल में बी है तो बी किसके इक्वल है, डी के। तो यहाँ पे मिडिल में क्या होगा बेटा, डी। तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है क्योंकि मिडिल में डी आना चाहिए। तो देखो, और ए बी साइड किसके, डी एफ के। फर्स्ट टू ए बी तो फर्स्ट टू डी एफ, और बी सी किसके इक्वल है, डी ई। तो लास्ट टू बी सी है तो लास्ट टू क्या होगा बेटा, डी ई। तो ये हमारा एफ डी ई हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। एफ डी ई आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिंगल वाली साइड से एंगल पे देन डबल पे, मतलब ए बी सी, तो आप कर सकते हैं एफ डी ई। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बाकी आप इसको चेक करके देखेंगे तो सेम आएगा। अच्छा, अब आपको गिवन था तो बेटा एक ही ऑर्डर सही होता है ना, बाकी के ऑर्डर एफ डी ई की जगह आप एफ ई डी भी लिखेंगे, दैट मीन्स इट विल बी रॉन्ग। अब फिर देखिए, तो ये मेरे क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर अब मैंने बोला था हमें तो 3 डेटा गिवन थे, उससे मैंने क्या बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा अब इन 3 डेटा की हेल्प से क्या मैं रिमेनिंग 3 डेटा पे भी कमेंट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कॉन्ग्रुएंट हैं तो टोटल 6 डेटा इक्वल होने चाहिए। तो हम देखते हैं। तो देखो बेटा, एक AC साइड किसके इक्वल होगी, देखो AC फर्स्ट एंड लास्ट है तो यहाँ पे EF, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, EF। AC इक्वल टू EF। अच्छा, एंगल B तो एंगल D के इक्वल हो गया। अब फर्स्ट में एंगल A है तो यहाँ पे एंगल कौन सा है बेटा, F। तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल F के। सिमिलरली एंगल C लास्ट में है तो यहाँ पे क्या एंगल E। तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल E। इसको हम बोल सकते हैं बाय CPCT। CPCT मीन्स बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो 3 डेटा आपको गिवन थे, उसकी हेल्प से क्या आपने रिमेनिंग 3 डेटा पे कमेंट कर दिया, जी हाँ बिल्कुल, उस पर मैंने कमेंट कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ बाय CPCT रिमेनिंग 3 ऑल्सो भी इक्वल, क्योंकि मैं अब इसकी हेल्प, अब अगर मुझे कहीं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ। तो ये था मेरा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दूसरा है बेटा, वो दूसरा है मेरा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मीन्स 2 एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड। बेटा पहला क्या था, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। ये है एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड। तो इफ 2 एंगल्स and included side of one triangle are equal to corresponding 2 angles and included side of another triangle, then the triangles will be congruent। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, congruent होंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं। सिमिलरली क्या बेटा, 2 ट्राइंगल हैं ABCDEF। सपोज एंगल B मेरा इक्वल है, किसके इक्वल मान सकते हो, F के। एंगल A इक्वल है एंगल E के। तो मैं कमेंट कर सकता हूँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। एंगल A किसके इक्वल है बेटा, E के। तो अगर A फर्स्ट पे है तो E भी फर्स्ट पे होगा। B मिडिल में है तो B के करस्पॉन्डिंग क्या है, F। और थर्ड कौन बचा बेटा, C है। तो जो यहाँ पे रिमेनिंग थर्ड बचा C, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या है, D। तो ट्राइंगल ABC मेरा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, EFD के। अब तो देखो C एंगल किसके इक्वल होगा, D के, ऑटोमेटिकली बाय CPCT। ठीक है ना। मैंने क्या बोला बेटा, 2 एंगल तो बता दिए और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड तो जाहिर सी बात है यही होगी। तो देखो AB अगर फर्स्ट 2 है तो EFD क्या होनी चाहिए, फर्स्ट 2, और इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे मेरे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने क्या बोला, ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू EFD। ठीक है। तो बाय CPCT आप रिमेनिंग 1 एंगल पे और 2 साइड पे कमेंट कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप, बाय CPCT आप क्या बोल सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल D, और साइड पे कमेंट करना है तो BC लास्ट 2 तो मतलब FD।
बी सी इक्वल टू एफ डी, और ए सी इक्वल टू, ए सी फर्स्ट एंड लास्ट है तो ई डी। ये आप कमेंट कर सकते हैं बाय CPCT पे। तो ये भी मेरा एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब तीसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आता है बच्चों एंगल एंगल साइड्स, एंगल एंगल साइड। बेटा ये था एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड। ये है मेरा एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड। तो इफ टू एंगल्स एंड बेटा नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहां पे फिर हम देखते हैं उसके बारे में। फिर एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC और DEF। सपोज ए एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल इसके इक्वल है। टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स विल बी क्या होंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर मुझे कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, तो सबसे पहले तो जितना भी एंगल के बारे में आपको पता है वो लिख लीजिए। एंगल ए फर्स्ट पर है तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या है ई, बी सेकंड पर है तो ई के करस्पॉन्डिंग क्या है एफ, बी के करस्पॉन्डिंग एफ, बी मिडिल में है तो एफ भी कहाँ होगा बेटा मिडिल में, तो ई और एफ आ गया, रिमेनिंग क्या है बेटा डी। तो ये दोनों ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा EFD के। तो तीन कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी बच्चों, पहली साइड एंगल साइड, दूसरी थी एंगल साइड एंगल, तीसरी है एंगल एंगल साइड। चौथी देखेंगे बच्चों साइड साइड साइड, ठीक है। फोर्थ वन इज साइड साइड साइड, फोर्थ वन इज व्हाट, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसमें क्या कहना है, देखो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं SSS, है ना। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding three sides of another triangle, then the triangles will be congruent। क्या बोला बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ABC DEF, अगर ये दोनों बच्चों मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो सपोज ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखो बच्चों क्या इस ट्राइंगल की इस साइड के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो मैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बोलूँगा बेटा। देखो मैं मूव कर रहा हूँ सिंगल से डबल से ट्रिपल, तो यहाँ भी सिंगल से डबल से ट्रिपल मूव करूँगा तो ABC, तो यहाँ पे होगा FED, ABC तो यहाँ पे होगा FED। देख लो ध्यान से, AB के करस्पॉन्डिंग क्या है EF, अगर AB फर्स्ट टू है तो फर्स्ट टू क्या है EF, BC लास्ट टू है तो BC के करस्पॉन्डिंग DE, लास्ट टू DE, AC फर्स्ट एंड लास्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग DF भी क्या है बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट। क्या एंगल पे मैं कमेंट कर सकता हूँ, एंगल A किसके इक्वल होगा F के, B किसके इक्वल होगा E के, C किसके इक्वल होगा D के। तो ये मेरा तीसरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बच्चा साइड साइड साइड, सॉरी फोर्थ है ना। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आता है मेरा RHS
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये क्या है बेटा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। क्या कहने का मतलब है? इफ hypotenuse and one side of a right angled if hypotenuse and one side of a right angled triangle are equal to the corresponding hypotenuse and one side of another triangle, then the triangles will be what बेटा? congruent। क्या बोला मैंने? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और एक वन साइड इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में क्या हाइपोटेन्यूज और साइड के, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहली बात तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो होगा, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी सी और डी ई एफ कोई मेरे ट्राइंगल हैं, राइट एंगल्ड हैं। तो देखो क्या बोला? हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स विल बी व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अब आपको लिखना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सबसे पहले एंगल लिखो। यहाँ पे बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? ई। बी मिडिल में है तो मिडिल में क्या आएगा बेटा? ई। बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है? ई सी। बी सी अगर लास्ट टू है तो ई सी भी क्या होंगे? लास्ट टू। तो बचा क्या बेटा? डी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेरे 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं। अब बेटा आप रिमेनिंग बता सकते हो। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल ये सी नहीं होगा, ये एफ होगा। ठीक है ना, ये एंगल एफ होगा। सी किसके इक्वल होगा? एफ के। और बची साइड ए बी, तो ए बी किसके इक्वल होगा? डी ई के। ठीक है, तो ये मेरे कुछ 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। कौन कौन से? एस ए एस ए एस, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो ये मेरे कुछ क्राइटेरिया हो गए हैं। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर standing vertically is tilted to the left so that the bottom right corner is raised by 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो ग्राउंड पर था, उसको टिल्ट किया लेफ्ट की साइड पे, तो उसका बॉटम राइट कॉर्नर कितना लिफ्ट हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा है बाय व्हाट डिस्टेंस इज द top left corner lowered from its original position। ऑप्शन है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक फिगर दे दिया गया है मुझे। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन इस टाइप से है। फिगर को देखेंगे हम। फिगर गिवन है
ये मेरा कोई स्क्वायर था बच्चों, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी। ये मेरा स्क्वायर था जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये थी, ठीक है, स्टैंडिंग वर्टिकली, इज टिल्टेड टू इट्स लेफ्ट। इसको, इसका लेफ्ट किस साइड है, इस साइड, तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर दिया, तो इसको लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर दिया तो क्या इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इसकी पोजीशन कुछ, ठीक है, इसको थोड़ा बनाते हैं, यस, देखो ये स्क्वायर था बेटा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इसको मैंने टिल्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। बॉटम राइट कॉर्नर कितना रेस हो गया बच्चों, बॉटम राइट कॉर्नर इज रेस्ड बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बॉटम राइट कॉर्नर कितना लेस हो गया, बाय 6 सेंटीमीटर रेज हो गया। तो देखो बॉटम कॉर्नर ये था, देखो बॉटम कॉर्नर 2 हैं, तो बॉटम राइट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, तो ये कितना रेज हो गया बच्चा, 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या मुझे ये डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने बोला है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर कितना लोअर होगा, तो बेटा देखो टॉप में 2 कॉर्नर है, दिस वन एंड दिस वन, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो देखो ये जब इसको मैंने टिल्ट किया तो ये वाला कॉर्नर क्या मेरा इस पोजीशन पे आ गया, तो मुझसे पूछा है कि ये कितना लोअर हुआ, मुझसे क्या पूछा है बेटा, ये कितना लोअर हुआ। तो देखो स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी बेटा 10, सब कुछ कितना है 10, ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो तो बेटा ये भी मेरी कितनी डिस्टेंस है पूरी 10, क्योंकि स्क्वायर था ना, ये भी 10 था, ये भी 10 था, और ये पूरा इसको भी बेटा मैं कितना मान लेता हूँ 10 था। मुझसे पूछा गया है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर कितना लोअर होगा, ठीक है, मैंने कहा कि भाई डी लोअर होगा। अब इसको प्रूव करना है कितना होगा। अब देखो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चा, और यहां पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, नाम दे देता हूं मैं कुछ, ए बी सी, ये ए तो ए है ही सही, ए बी सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई। चलो क्या ये मेरा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी क्या मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मैं एसी निकाल सकता हूं, हाँ जी। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए क्या लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बेटा ये 6 है, ये पूरा मतलब 6 ही तो है ये, ठीक है ना। तो ए सी तो मुझे पता नहीं है, बी सी 6 है और ए बी 10 है, बी सी 6 है और ए बी कितना है बेटा 10, ए सी मुझे निकालनी है। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 मतलब 64, मतलब कितना बेटा 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। अच्छा अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की, ट्राइंगल क्या सॉरी स्क्वायर की। स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है बेटा, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो अगर मैं स्क्वायर के इस एंगल को थीटा बोल दूं, स्क्वायर के इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो पूरा एंगल तो 90 माइनस थीटा है, सॉरी इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं और पूरा एंगल 90 है। ध्यान से सुनना बेटा, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल मेरा कितना है, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये एंगल कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अब ध्यान से देखो, क्या ये भी मेरा एक राइट एंगल है, क्या ये भी मेरा एक राइट एंगल है बेटा, इसको ले लो जी। क्या जी ए सी एक राइट एंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर था ना। तो अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
सिमिलरली जी ए ई भी मेरा 90 डिग्री होगा, जी ए ई 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री में से एक 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इस ट्राइंगल ए बी सी में एक एंगल 90 डिग्री है, ट्राइंगल ए बी सी में एक एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना होगा, 90। एक 90 डिग्री है तो बाकी के दो का सम कितना होगा, 90, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सम कितना होता है 180, तो ये 90 है। चलो बाकी के दो का सम कितना होना चाहिए, 90। उनमें से एक 90, दो में से अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। सिमिलरली इस यहाँ पे भी ट्राइंगल डी ई ए में सम 180 डिग्री होता है, तो ये एक एंगल तो 90 हो गया, तो बाकी के दो का सम कितना, 90। अगर एक को थीटा बोलूंगा तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए बी सी और डी ई ए की। तो देखो क्या ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी मेरा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये मुझे देखना है। देखो क्या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, दोनों बेटा साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो दोनों सॉरी साइड ऑफ अ स्क्वायर है, और स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, दोनों 10 है। इस ट्राइंगल का एक एंगल थीटा इसके थीटा के इक्वल है, इस ट्राइंगल का 90 माइनस थीटा इसके 90 माइनस थीटा के इक्वल है, और दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? कैसे होंगे बेटा? बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। फिर वही बात, ए के इक्वल कौन सा एंगल है? 90 माइनस थीटा है इस ट्राइंगल में। ए कितना है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कौन सा है? डी। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर डी। यहाँ पर बी कौन सा है बेटा? थीटा। तो थीटा यहाँ पर इस ट्राइंगल में कौन सा है? ए पर। तो जहाँ पर बी वहाँ पर ए, और डी आ गया, ए आ गया, तो बचा क्या बेटा? ई। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल डी ए ई के, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे हम, पढ़े थे 3 से हमने बोल दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के 3 भी क्या होंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो देखो मुझे चाहिए डी ई। डी ई किसके इक्वल होगा? डी ई क्या है बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है बेटा? ए सी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डी ई विल इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और ए सी मैंने कितना निकाला था बेटा? 8। तो डी ई की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 8 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 8 सेंटीमीटर। मुझे ये निकालना था बेटा। ये देखो ये पूरी डिस्टेंस तो 10 है ना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 10, साइड ऑफ ए स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी? 8। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी? 10 माइनस 8। तो ये कितना आ गया मेरा? 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो कितना लोअर हुआ बेटा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरा कुछ लोअर हुआ बेटा 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर points x and y are midpoints of AD and DC respectively. Lines BX and CD when extended meet at E. Lines BY and AD when extended meet at F. If area of rectangle ABCD equal is 60, ABCD का एरिया अगर 60 है, then area of triangle BEF is, वही ऑप्शन है 60, 80, 90
एंड 120। ABCD हैं, X एंड Y मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC हैं रेस्पेक्टिवली। CD, BX एंड CD इंटरसेक्ट at E and BY and AD intersect at F. If area of ABCD is 60 then area of triangle BEF मुझसे कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कोशिश करता हूं मैं डायग्राम बनाने की। ये मेरा कुछ रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनना। ABCD, X एंड Y मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। AD का मिड पॉइंट है X और DC का मिड पॉइंट है बेटा Y, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। BX एंड CD मीट एट E। BX मतलब बेटा ये वाला और CD मतलब ये, तो दोनों को जब एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं पे मीट करते हैं, दैट इज E। सिमिलरली BY एंड AD, BY मतलब ये वाला और AD मतलब ये, कहाँ मीट करते हैं बेटा, F पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है बेटा, 60। ठीक है, मुझे एरिया निकालना है BEF, मतलब बेटा मुझे कुछ ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। BEF में थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है, तो ये मेरा BEF का मुझे एरिया निकालना है। देखो क्या रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो बेटा मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60, ठीक है, मुझे ये भी पता है इसका मिड पॉइंट है X और Y इसका मिड पॉइंट है। सपोज बेटा मैं रेक्टेंगल की लेंथ में अगर 2x लेता हूं तो क्या ये x और x होंगी, सॉरी विड्थ मान लो, विड्थ अगर 2x है तो ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों x और ये भी कितना टोटल 2x। अगर मैं लेंथ 2y मानता हूं तो ये वाला y और ये वाला भी y, क्योंकि y मिड पॉइंट है तो ये भी कितना 2y। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 60, तो एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2y और विड्थ कितनी है 2x, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 2x इंटू 2y इक्वल टू 60, तो उससे मेरा xy इक्वल टू कितना आएगा 60/4 15। एक इक्वेशन तो मेरी है कि xy की वैल्यू कितनी है बेटा 15। अब ध्यान से देखो ये ट्राइंगल है BCY और YDF, क्या ये एंगल इसके इक्वल है, कौन सा एंगल है बेटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी इसके इक्वल है। तो मैं अगर बात करूं ट्राइंगल CYB, क्या मेरा ट्राइंगल CYB कॉन्ग्रुएंट होगा DYF के। क्यों, देखो इस ट्राइंगल का एक एंगल इसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का दूसरा एंगल इसके इक्वल है, दोनों के बीच की इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं बोल सकता हूं CYB मतलब राइट एंगल से साइड और ये वर्टिकली वाला एंगल, तो राइट एंगल से साइड और वर्टिकल, मतलब CYB किसके इक्वल होगा DYF बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब बाकी के 3 डेटा पे मैं कमेंट कर सकता हूं। मुझे रिक्वायर्ड है FD, किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चा FD, तो FD किसके इक्वल होगा CB के इक्वल, ठीक है ना। FD रिक्वायर्ड है तो क्या मैं बोल सकता हूं FD इक्वल टू CB बाय CPCT, और CB कितना है बेटा मेरा 2x, तो FD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2x। FD की वैल्यू भी होगी बेटा 2x, FD की वैल्यू कितनी होगी 2x। अच्छा, क्योंकि बेटा मुझे क्या करना है, ये पूरा एरिया निकालना है ना, ये पूरा एरिया निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं क्या करना चाहूँगा, एक बार इसका एरिया निकाल लूँगा और एक बार इसका एरिया निकाल लूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो बेस और हाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही मैं बात करता हूँ, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है, हाँ जी, मिड पॉइंट गिवन है। क्या ये एंगल इसके इक्वल है, बिल्कुल। तो क्या ट्राइंगल AXB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, देखो AXB, देखो एंगल साइड
एंगल साइड एंगल, तो AXB मतलब DXE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, DXE बाय एंगल साइड एंगल। तो मुझे साइड चाहिए ED किसके इक्वल होगी, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब AB, तो ED किसके इक्वल होगी बेटा, AB के बाय CPCT, और AB कितना गिवन है मुझे, AB 2y, ये मेरी इक्वेशन 3। EB कितना आ गया बेटा, 2y। अब देखो मेरे पास ये 2x आ गई, ये 2y आ गई, बाकी सब लेंथ है, मुझे इसका बेटा एरिया निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एरिया। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पहले ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF निकालना है ना मुझे, एरिया ट्राइंगल BEF निकालना है। तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूं क्या, BEF का एरिया निकालना है तो पहले EFY का निकाल लेता हूं प्लस EFY का हो गया, और EYB का निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल EYB, ट्राइंगल EYB। तो बेटा EFY हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर बेस मेरा 3y है, बेस मेरा 3y है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, 2x, तो हाफ इंटू 2y इंटू 3x, सॉरी हाफ इंटू 3y और 2x होगा, 3y और 2x होगा, प्लस EYB, अगर बेस मेरा 3y है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, 2x, तो क्या बोल सकता हूं, हाफ इंटू 3y इंटू 2x, ठीक है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो 6xy और 6xy, सॉरी 3xy और 3xy कितना हो गया बेटा, 6xy, 6 इंटू xy की वैल्यू कितनी बेटा, 15, तो दिस विल गिव माई आंसर एज 90 यूनिट्स। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चा, इसका 90 यूनिट्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, फिर ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा, 1 बाय 1 हमने डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डिस्कस किए, देन वी डिस्कस्ड फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर कॉन्ग्रुएंसी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू।